प्रधानमंत्री ने एक समाचार पत्रिका को दिए साक्षात्कार में कहा, भारत अपने वैश्विक मंचों का नेतृत्व और निर्माण करने वाला बन गया है देश। राजनीतिक सरगर्मी के बीच मुख्यमंत्री की सत्तापक्ष के विधायकों के साथ बैठक, सत्ता परिवर्तन की अटकलों पर लगाया विराम। 7 दिनों तक सभी विधायकों को राज्य में ही रहने का निर्देश। अवैध खनन मामले में ईडी ने कल देर रात तक दर्जनों ठिकानों पर की छापेमारी। 33 लाख रुपए नकदी सहित कई दस्तावेज बरामद होने की खबर। और FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर टूर्नामेंट को लेकर इटली और भारत की टीमें पहुंची रांची। 13 जनवरी को भारत का पहला मुकाबला अमेरिका से। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अब ऐसा राष्ट्र बन चुका है जो नए वैश्विक मंचों का नेतृत्व और निर्माण करता है। उन्होंने कहा कि कोई भी कड़ा फैसला भारत के लिए मुश्किल नहीं होता, क्योंकि सभी कदम राष्ट्र प्रथम के नजरिए से उठाए जाते हैं। एक समाचार पत्रिका को दिए साक्षात्कार में श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने सभी निर्णय राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर लिए हैं। उन्होंने कहा कि आज विश्व में भारत का समय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी की गारंटी चुनाव जीतने के लिए बनाया गया फार्मूला नहीं है, बल्कि ये गरीबों का विश्वास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार सृजन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और इसके लिए सभी प्रयास किए गए हैं। उन्होंने बताया कि बुनियादी ढांचे में निवेश का विकास और रोजगार पर कई गुना प्रभाव पड़ता है। राज्य की राजनीतिक सरगर्मी के बीच कल मुख्यमंत्री आवास में सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक हुई। फिलहाल बैठक के बाद सत्ता परिवर्तन की अटकल पर विराम लगता नजर आ रहा है। इस बैठक में महागठबंधन से जुड़े तमाम मंत्री और विधायक मौजूद थे। बैठक के बाद विधायकों ने एक स्वर में कहा कि हेमंत सोरेन ही हमारे मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। इस बैठक में 4 विधायक अनुपस्थित भी रहे। इस बीच मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों को 1 सप्ताह तक राज्य नहीं छोड़ने की सलाह दी है। इधर राजनीतिक सरगर्मी के बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल CP राधाकृष्णन को पत्र लिखकर झारखंड को संवैधानिक संकट से बचाने का आग्रह किया है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि हाल ही में राज्य में जो राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है वो संवैधानिक संकट का कारण बन सकती है। इन तमाम राजनीतिक सरगर्मियों के बीच ईडी ने कल देर रात तक अवैध खनन मामले में मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार और साहिबगंज के उपायुक्त समेत अन्य के दर्जनों ठिकानों पर छापेमारी की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस दौरान ईडी को 33 लाख रुपए नकदी भी मिले हैं और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी हाथ लगे हैं। ये छापेमारी रांची, हजारीबाग, साहिबगंज के अलावा कोलकाता और जयपुर में भी हुई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जम्मू कश्मीर के कठुआ में स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। इसमें उत्तरी राज्यों के 25 स्टार्टअप उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती शहर के लिए एक अग्रणी उद्यम का प्रतीक है। गुरुवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, LG मनोज सिन्हा और भारत की विज्ञान, शिक्षा और उद्योग जगत के प्रतिष्ठित लोग उपस्थित रहेंगे। उत्तर भारत में उभरते स्टार्टअप रुझान विषय के तहत BIRAC, DBT और CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक्सपो में उत्तर भारत के 25 स्टार्टअप प्रदर्शित किए जाएंगे। ये नवप्रवर्तक कृषि, औद्योगिक, जैव प्रौद्योगिकी, चिकित्सा उपकरण, खाद्य प्रौद्योगिकी, न्यूट्रास्यूटिकल्स, सुगंध और अंतरिक्ष में फैले अपने अभूतपूर्व कार्य का अनावरण करेंगे। Startup does not mean only IT, because incidentally it came from abroad, got landed in Bengaluru and got identified with IT. So this aroma, this vaccine, these are all examples of non-IT startups, which might require a skill of a different nature, not necessarily an IITian. And that is one reason why they are choosing B towns to have these expos. आयोजन का मुख्य उद्देश्य नव प्रवर्तन, सहयोग और विकास को बढ़ावा देते हुए नवोदित उद्यमियों और अनुभवी आकाओं के लिए एक अभिसरण बिंदु बनाना है। चयनित स्टार्टअप एक्सपो के दौरान विभिन्न नवाचार प्रस्तुत करेंगे, जिससे उपस्थित लोगों को अत्याधुनिक तकनीकों का व्यवहारिक अनुभव मिलेगा। Just about 350 startups in 2014, we were more than 1 lakh, and that has also paved the way and sort of tried to give a different direction to the Indian mindset that there is livelihood outside the government job, which could be sometimes much more lucrative. व्यवसायिक क्षेत्र से परे ये एक्सपो जम्मू क्षेत्र के स्थानीय युवाओं, छात्रों, उभरते उद्यमियों, युवा किसानों और महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण महत्व रखता है।
इस तरह के आयोजनों का अंतिम लक्ष्य युवाओं को स्टार्टअप करियर के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे देश की आत्मनिर्भरता की यात्रा में योगदान दिया जा सके। कठुआ में मेगा स्टार्टअप एक्सपो से नवाचार और आपसी सहयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस आयोजन में उत्तर भारत के कुल 25 स्टार्टअप हिस्सा लेंगे, जो नवाचार में नए मुकाम हासिल करने, बदलाव को अपनाने और आत्मनिर्भर भविष्य का रास्ता खोलने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन विनय तिवारी के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकार से समृद्धि दलहन में आत्मनिर्भरता पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने किसानों की समृद्धि पर जोर दिया। और इससे ज्यादा जो बाजार मूल्य है उसकी एवरेज पर आधारित किसानों का एडवांस में रजिस्ट्रेशन कर तूर दाल की परचेस और इसके डीबीटी के भुगतान की शुरुआत हमने की। किसानों की समृद्धि, दलहन के उत्पादन में देश की आत्मनिर्भरता, पोषण अभियान को मिलने वाली ताकत, क्रॉप पैटर्न चेंजिंग की हमारी जो अभियान है उसमें गति देना और इसके साथ साथ भूमि सुधार और जल संरक्षण, ये सभी क्षेत्रों में जो बदलाव आने वाला है, मैं कहने में कोई झिझक नहीं अनुभव करता कि आज की ये शुरुआत आने वाले दिनों में कृषि क्षेत्र में प्रचंड परिवर्तन लाने वाली शुरुआत है। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ का रांची जिले के मांडर प्रखंड के सुरसा एवं टांगर बसली में लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान ग्रामीणों ने देश को विकसित बनाने का संकल्प लिया और केंद्र की योजनाओं से जीवन में आए बदलाव की कहानी साझा की। संकल्प यात्रा विकसित भारत यह कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। सभी जगह यह कार्यक्रम अभी चल रहा है और इसके पीछे मुख्य उद्देश्य यही है कि आने वाले आजादी का जब 100वां साल पूरा हो जाएगा, 100 साल पूरा हो जाएगा, देश का आजाद हुए, तो समय तक माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी की एक संकल्प है कि यह देश विकसित भारत के रूप में इस देश की यह देश विकसित भारत के रूप में इसकी पहचान करनी चाहिए। पूर्वी सिंहभूम जिले के बागबेड़ा थाना क्षेत्र से पुलिस ने रुपया डबल करने वाले गिरोह के 4 ठगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल बागबेड़ा में पिछले दिनों एक व्यक्ति के घर से 17 लाख रुपए की चोरी नहीं हुई थी, बल्कि उसने नोट दोगुना करने के चक्कर में 17 लाख रुपए गंवाए थे और चोरी का साजिश रचा था। एएसपी सुमित अग्रवाल ने बताया कि नोट दोगुना करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। होम कलेक्शन एजेंट के द्वारा 17 लाख रुपया कलेक्शन किया गया था 26 दिसंबर को, जो उनके घर में था और किसी अज्ञात चोर के द्वारा घर से चोरी कर लिया गया था। तो इससे संबंधित इधर गोलमुड़ी थाना क्षेत्र स्थित गोलचक्कर के समीप से फिरौती को लेकर एक डॉक्टर का अपहरण करने के मामले में 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से पिस्टल और गोली बरामद किया गया है। दर्ज किया गया है और इसके अलावा जब इन दोनों के आपराधिक इतिहास की छानबीन की गई तो जो अशोक कुमार सिंह वो उसके विरुद्ध जो है परसों से एक एक्साइज एक्ट के मामले में वो पहले भी जेल जा चुका है। और अयोध्या में 22 जनवरी को राम जन्मभूमि स्थल पर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जामताड़ा जिले में उत्साह और उमंग का माहौल है। विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा कार्यकर्ता गाजी बाजी के साथ घर घर जाकर अयोध्या से आए अक्षत एवं निमंत्रण पत्र से लोगों को इस खुशी के क्षण में अपने को भागीदार बनने के लिए आमंत्रण दे रहे हैं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने में जुटे कार्यकर्ताओं का कहना है कि देश भर में श्रद्धा, भक्ति, उत्साह और उमंग का माहौल बना हुआ है। आज में खुशी की माहौल है। लोग दीपावली मनाने के लिए उत्सुक है। 22 जनवरी को राम जन्मभूमि में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा है। इसी के तहत अयोध्या से अक्षत और आमंत्रण पत्र आया हुआ है। उसी को लेकर जामताड़ा में भी ये कार्यक्रम किया जा रहा है और ये कार्यक्रम का पूरा मार्गदर्शन विश्व हिंदू परिषद कर रहा है और हम लोगों का प्रयास है कि सभी सनातनी घरों में पहुंचा जाए। और अब राज्य के विभिन्न जिलों की महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं नजर फटाफट अंदाज में।
पलामू के उपायुक्त ने जनता दरबार का आयोजन कर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे फरियादियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं की यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित कर उसका निराकरण करने का निर्देश दिया। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अनुकंपा समिति की बैठक हुई। बैठक में उग्रवादी हिंसा में मृत 13 आश्रितों को अनुदान राशि, सरकारी नियुक्ति और मृत सरकारी कर्मी के आश्रित द्वारा अनुकंपा नियुक्ति हेतु प्राप्त 55 मामलों पर विचार विमर्श किया गया। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त की अध्यक्षता में अबुआ वीर दिशोम अभियान के तहत जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई। बैठक में वन अधिकार के लिए अनुमंडल समिति से प्राप्त आवेदन का समीक्षा कर त्रुटि रहित दस्तावेज को स्वीकृति प्रदान करने के लिए अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया। खूंटी के उपायुक्त ने कर्रा में बीएलओ एवं बीएलओ पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की। इस दौरान निर्वाचित कार्यों के उचित संचालन एवं पर्यवेक्षण के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही खूंटी एवं तुरपा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। देवघर के उपायुक्त ने मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान छूटे हुए लोगों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवश्यक निर्देश दिया। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त की अध्यक्षता में डीएमएफटी की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों में क्रियान्वित किए जाने वाले विकास कार्यों पर पदाधिकारियों के साथ विमर्श किया गया। मौके पर मूलभूत सुविधाओं संबंधी योजनाओं का प्रस्ताव समर्पित करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया। धनबाद के उपायुक्त ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों की बेहतर सुविधा का जायजा लिया। साथ ही उपकरणों की व्यवस्था कर विभागों को मजबूती प्रदान करने पर विचार विमर्श किया एवं अस्पताल में मरीजों की क्षमता बढ़ाने के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण करने पर चर्चा की गई। और क्या क्या सुविधाएं हैं जिसको हम लोग एड ऑन कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे यहाँ पे लोगों ने बताया कि बहुत सारे छोटे छोटे उपकरण हैं जिसको अगर हम लोग प्रोवाइड कर देंगे तो जो डिपार्टमेंट्स हैं वो और बेहतर सुविधाएं दे पाएंगे। रामगढ़ के उपायुक्त चंदन कुमार ने जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान लोगों ने भूमि, मुआवजा राशि, रोजगार, विभिन्न विकास कार्यों, योजनाओं के लाभ सहित अपनी समस्याओं से उपायुक्त को अवगत कराया। इसके बाद उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। रामगढ़ के उपायुक्त चंदन कुमार की अध्यक्षता में भू अर्जन से संबंधित कार्यों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान उपायुक्त ने भारतमाला परियोजना के तहत भू अर्जन को लेकर अब तक हुए कार्यों की समीक्षा करते हुए जल्द से जल्द मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। पाकुड़ के अनुमंडल पदाधिकारी हरिवंश पंडित ने राजनीतिक दलों के अध्यक्ष और सचिवों के साथ बैठक कर मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्य को सफल बनाने एवं छूटे हुए लोगों का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने में सहयोग करने की अपील की। बैठक में 22 जनवरी को मतदाता सूची प्रकाशन सहित निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों की जानकारी भी दी गई। रेल मंत्रालय द्वारा रांची न्यू गिरिडीह रांची एक्सप्रेस ट्रेन का 6 जनवरी तक मधुपुर तक विस्तार किया गया। ये ट्रेन प्रतिदिन रांची से 6 बजे प्रस्थान करेगी तथा 1:50 पर मधुपुर पहुंचेगी। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा की जयंती पर उम्मीद फाउंडेशन ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले खिलाड़ियों, कोच और खेल को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं को पुरस्कृत किया। समारोह में कुल 78 खिलाड़ियों, कोच और संस्थाओं को मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक टीबी नरेंद्र ने कहा है कि जमशेदपुर को ग्रीन, क्लीन एवं स्मार्ट सिटी बनाने के लिए टाटा स्टील UISL जुस को बेहतर काम कर रही है। इस कंपनी के निर्माण का उद्देश्य शहर की नागरिक सुविधाओं को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए किया गया है। आपको याद होगा कि 1 अप्रैल 2004 में इसका गठन तो पहले हो चुका था, बन चुका था, रजिस्ट्रेशन हो गया था और उस समय हम लोग बहुत चिंतित थे, चिंतन करते थे, चिंतित। राज्य में अगले 3 दिनों तक पश्चिमी विक्षोभ के असर कम होने के कारण हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार कल राज्य के उत्तर पश्चिमी इलाके में बादल के साथ साथ हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना है। वहीं राजधानी रांची समेत राज्य के पश्चिमी और मध्य हिस्से में हल्के दर्जे की बारिश होने के आसार हैं। राजधानी रांची के मोरहाबाद स्थित जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में होने वाले FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर टूर्नामेंट को लेकर आज इटली की टीम पहुंची। टीम के पहुंचने पर हॉकी झारखंड के पदाधिकारियों ने उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। इससे पहले कल भारतीय महिला हॉकी टीम पहुंची। कप्तान सविता के नेतृत्व में पहुंची भारतीय महिला हॉकी टीम का पहला मुकाबला 13 जनवरी को अमेरिका से होगा। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। बिलासपुर जिले के घुमारवी में बुधवार को सांसद खेल महाकुंभ में समापन समारोह आयोजित हुआ, जहां केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मौजूद रहे। इस मौके पर खेल मंत्री ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा के सदुपयोग में खेल महाकुंभ की प्रभावी भूमिका है।
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच केप टाउन में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट गंवाकर 62 रन बना लिए हैं। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी के 55 रन के जवाब में भारत की पहली पारी 153 रन पर सिमट गई। इसके जवाब में भारत ने 153 रन बनाकर 98 रन की बढ़त ली। दूसरे दिन तक खेल खत्म होने तक भारत के पास 36 रन की बढ़त है। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस प्रतियोगिता में होल्गर रूने के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। डेनमार्क के 20 साल के रूने ने प्री क्वार्टर फाइनल मैच में रूस के अलेक्जेंडर को 6-7, 5-7, 6-2 के अंतर से हराया है। वहीं एक अन्य प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में रूस के 39वीं रैंकिंग वाले रोमान सेफियोलिन ने जीत दर्ज करते हुए अंतिम मैच में प्रवेश कर लिया। सेफियोलिन ने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के अलेक्सी पोपेरिन को 6-7, 6-4, 7-6 के अंतर से हराया। यूनाइटेड कप के क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया को 3-0 से हरा दिया है। इस हार के साथ ही नोवाक जोकोविच का ऑस्ट्रेलिया में लगातार 43 जीत का सिलसिला भी टूट गया है। पर्थ में यूनाइटेड कप के क्वार्टर फाइनल में जोकोविच को भी निनोर के हाथों 4-6, 4-6 के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। स्पेनिश ला लीगा में रियल मैड्रिड ने माजोर्का को 1-0 से हरा दिया। बुधवार देर रात दोनों टीमों के बीच खेले गए रोमांचक मैच में कड़ी टक्कर देखने को मिली। और अब बात कारोबार जगत की। भारतीय स्टेट बैंक ग्राहकों को नए साल में तोहफा देते हुए अपने स्पेशल होम लोन कैंपेन को बढ़ा दिया है। अभी तक स्पेशल होम लोन ऑफर 31 दिसंबर 2023 तक था। एसबीआई ने अपने इस ऑफर को 31 जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया। एसबीआई ने अपनी वेबसाइट पर भी इसके बारे में बताया है। सार्वजनिक क्षेत्र की ओएनजीसी को तेल एवं गैस की खोज के लिए आयोजित नवीनतम बोली दौर में 7 ब्लॉक मिले हैं, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज और बीपीपीएलसी की गठजोड़ के हिस्से में 1 ब्लॉक आया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी देते हुए कहा कि मुक्त क्षेत्र लाइसेंस नीति के 8वें दौर में तेल और गैस की खोज और उत्पादन के लिए 10 ब्लॉक की पेशकश की गई थी। पेट्रोलियम सचिव का कहना है कि वेनेजुएला भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को लैटिन अमेरिकी देश में एक तेल क्षेत्र में हिस्सेदारी के लिए लाभांश रूप में $600 मिलियन के बकाया की वसूली में मदद करने के लिए ओएनजीसी विदेश को तेल देने पर सहमत हो गया है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत सिकल सेल रोग के लिए जांच प्रणाली में 1 करोड़ से अधिक लोगों को सेवा प्रदान हुई है। अयोध्या में 22 जनवरी को राम जन्मभूमि स्थल पर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम समारोह में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है। इसे लेकर अयोध्या में टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थल पर बनाए जा रहे भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समय धीरे धीरे निकट आ रहा है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में देश विदेश से लाखों लोगों के अयोध्या पहुंचने की संभावना है। ऐसे में उनकी आवभगत के लिए अयोध्या में कई प्रकार की सुविधाओं का विकास हो रहा है। इन्हीं में से एक है यहाँ की आधुनिक टेंट सिटी।
अयोध्या शहर में कई स्थानों पर बस रही इन टेंट सिटीज की स्थापना व देखरेख का जिम्मा अयोध्या विकास प्राधिकरण व श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने एक समाचार पत्रिका को दी साक्षात्कार में कहा, भारत अपने वैश्विक मंचों का नेतृत्व और निर्माण करने वाला बन गया है देश। राजनीतिक सरगर्मी के बीच मुख्यमंत्री की सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ बैठक, सत्ता परिवर्तन की अटकलों पर लगाया विराम। 7 दिनों तक सभी विधायकों को रांची में ही रहने का निर्देश। अवैध खनन मामले में ईडी ने कल देर रात तक दर्जनों ठिकानों पर की छापेमारी। 33 लाख रुपए नकदी सहित कई दस्तावेज बरामद होने की खबर। और FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर टूर्नामेंट को लेकर इटली और भारत की टीमें पहुंची रांची। 13 जनवरी को भारत का पहला मुकाबला अमेरिका से।